हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। हम इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज कर रहे थे जिसमें हमने लास्ट क्लास में हमारा जो 6th चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 7th चैप्टर दैट इज अबाउट सर्विसेज। ओके, अगर हम सर्विसेज की बात करें तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि सर्विसेज को पहले तो अगेन हम इसको सेक्टर वाइज डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो कि सर्विसेज में क्या है ना कि सर्विसेज जैसे हमने बाकी देखा एग्रीकल्चर वगैरह, तो सर्विसेज भी क्या है ना कि एक बहुत बड़ी टर्म है। इसमें काफी सारी हमारे सेक्शंस हैं सर्विसेज में, लाइक हमारा होटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट है हमारा, ओके, आईटी है हमारा, और हमारी कॉमर्शियल आर्म है जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह की, वह भी सर्विसेज में आती है। हम इसरो क्या करता है ना कि अभी जो हमारी फॉरेन कंट्रीज है उनके लिए कुछ सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करते हैं हम, ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो इस तरह से काफी सारे सेक्शंस है हमारे सर्विसेज के। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा सेक्शन हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इस चैप्टर में एक तो हम सर्विसेज की सेक्शन वाइज स्टडी करेंगे। वी विल डू सेक्शन वाइज स्टडी। ओके, फर्स्ट this is the first, this is second, okay. थर्ड, we will talk about कैसे हम फर्दर इसको ग्रो कर सकते हैं। ओके, हमारे क्योंकि इकोनॉमी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो सर्विसेज लेड इकोनॉमी है। मैक्सिमम जो हमारी ग्रोथ आती है इकोनॉमी की वो सर्विसेज के कारण आती है, तो हमको इसको और स्ट्रॉन्ग करना है फर्दर। देन इन फोर्थ सेक्शन वी विल सी हाउ सर्विसेज आर रिकवरिंग आफ्टर कोविड। ओके, कि कोविड के बाद में हमारी जो कंट्री की सर्विसेज थी वो किस तरह से रिकवर कर रही है, और हम इसको वर्ल्ड के साथ में कंपेयर भी करेंगे फिर कि वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है सर्विसेज की और हमारी इंडियन इकोनॉमी में सर्विसेज की क्या सिचुएशन है। तो ये हमारा मोटा मोटा इसका फ्रेमवर्क रहने वाला है चैप्टर का। फिर एक बार हम हमारे डिटेल्स देख लेते हैं, फिर लास्ट में चैप्टर के लास्ट में हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सर्विसेज फ्रॉम स्टेबिलिटी टू न्यू फ्रंटियर्स। देखो चैप्टर की ओपनिंग जो स्टेटमेंट है वही है कि स्टेबिलिटी, तो देखो सर्विसेज के कारण हमारे पास में स्टेबिलिटी है, नो डाउट हमको बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट अप कर रहा है, इसी के कारण हमारी इकोनॉमी चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमारे ना, ठीक है। लेकिन अब हम स्टेबिलिटी टू न्यू फ्रंटियर्स की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि देखो सर्विसेज सेक्टर में भी एआई जब से आया है तो काफी भोकाल मचा हुआ है एआई का। एआई ने काफी चीजें चेंज कर दी है, इट इज टेकिंग जॉब्स, ओके, और फॉर आईटी प्रोफेशनल्स। तो आईटी प्रोफेशनल को क्या है ना खुद की जॉब ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा, किस तरह से वो अपनी जॉब ये जो एआई है उसको लर्न कर सकते हैं, एआई इनेबल सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो काफी ये ना आप ऐसा कह सकते हैं कि एक तरीके से रिवॉल्यूशन के थ्रू गुजर रहा है हमारा आईटी सेक्टर भी। बट नो डाउट इंडियन आईटी सेक्टर इतना है कि इतना स्टेबल है कि इसको ज्यादा इफेक्ट कुछ पड़ने वाला है नहीं। दे विल कोप अप विद दिस एआई रिवॉल्यूशन। तो अगर हम सबसे पहले बात करें रेजिलिएंट एंड स्टडी इंडियाज सर्विसेज जीवीए ग्रोथ आउट परफॉर्म ग्लोबल ट्रेंड्स, मींस इंडियाज जीवीए सर्विसेज जीवीए ग्रोस वैल्यू एडिशन ऑफ सर्विसेज। ओके, ग्रोस वैल्यू एडिशन हम देख ही चुके हैं क्या होता है। तो सर्विसेज की हम बात करें तो इस सर्विसेज की जो ग्रोथ है हमारी वो वर्ल्ड में आउट सबसे ज्यादा है। मतलब अगर अदर वर्ल्ड को हम कंपेयर करें तो हमारे सर्विसेज की जो ग्रोथ है वो आउट परफॉर्म करती है बाकी सभी कंट्रीज को। तो इसमें देखते हैं हम, देखो डेविएशन, ये डेविएशन हमारा कोविड के बाद में, ये प्री कोविड ग्रोथ है हमारी जो ब्लू में है, और जो ग्रीन है हमारा वो है हमारा कोविड के बाद में 2024 में हमारी जो ग्रोथ है वो है। तो सबसे पहले हम इंडिया की देखते हैं, उसके बाद में कंपेयर करेंगे बाकी सबसे। देखो हमारा जो कोविड से पहले जो ग्रोथ थी वो 7.6 थी, अब हमारी 7.2% से ग्रोथ रेट है। कोविड के कंपैरिजन में जो कोविड से पहले थी उससे कम है हमारी ग्रोथ रेट। स्टिल वी आर रिकवरिंग वेरी वेल, ओके, क्योंकि वी आर वेरी नियर टू 7.6, और इन 2025 और 2026 में वी विल क्रॉस दैट 7.6 आल्सो। तो और सर्विसेज सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल, ओके, एंड और डेविएशन इज -0.4, मींस अगर इन दोनों का डिफरेंस हम देखें तो कोविड से और कोविड से पहले और कोविड के बाद में सिर्फ 0.4 का डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस बचा, अदरवाइज वी विल क्रॉस द आवर लिमिट ऑफ द प्रीवियस ग्रोथ रेट दैट इज 7.6% जो थी उसको हम क्रॉस कर जाएंगे इजीली। अब इंडिया की सर्विसेज तो डूइंग वेरी वेल, ओके, वी नो दिस,
बट अगर हम इसको कंपेयर करें, सबसे पहले चाइना से ही कर लेते हैं। देखो चाइना की जो प्री कोविड ग्रोथ रेट थी वो 8% थी और कोविड के बाद में उसकी इज अराउंड 5%। सो डेविएशन इज -3.1%, दैट इज वेरी ह्यूज। मींस चाइना की जो सर्विसेज है वो अभी भी कोप अप नहीं कर पाई है कोविड के बाद में भी, है ना। जो प्रीवियस उसकी ग्रोथ थी वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो दे आर लेगिंग बिहाइंड इंडिया इन दिस, सो थम्स अप टू इंडिया फॉर दिस। सेम द केस विथ यूएस। और अगर पूरे वर्ल्ड की हम स्टडी करें तो पूरे वर्ल्ड के साथ में भी यही केस है, अराउंड -0.8 का डेविएशन है। तो सबसे कम डेविएशन किसका है? इंडिया का है। तो नो डाउट ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको पता रखना है हमको कि जो हमारी सर्विसेज की ग्रोथ रेट है वो कितनी है, 7.2% है। कोविड से पहले कितनी थी? 7.6% थी। ठीक है, एंड इंडिया इज ऑन टॉप इन द रिकवरिंग फ्रॉम द कोविड ट्रांजिशन। तो सर्विसेज सेक्टर कंटिन्यूज टू बी मेजर ड्राइविंग ऑफ ग्रोथ। अब हम इसको सेक्टर वाइज थोड़ा सा इसका ग्रोथ देख लेते हैं कि सर्विसेज में कौन सा सेक्टर कितना अच्छा कर रहा है। तो इसको 4 सेक्शंस में देखो डिवाइड कर रखा है उन्होंने, पब्लिक, एडमिन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। दूसरा है हमारा फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। तीसरा हमारा ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग। और हमारा टोटल ओवरऑल सर्विसेज सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारा ओवरऑल सर्विसेज सेक्टर हम देखें तो वो कितना ग्रोथ कर रहा है? वो कर रहा है हमारा 51.3। ये हमारा शेयर है जीडीपी में 51.3। मींस टोटल जो हमारी इंडिया की जीडीपी उसका 51% तो हमारा सर्विसेज ही है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये याद रखना है कि हमारे सर्विसेज का शेयर कितना है। एक्चुअली में एक पाई चार्ट आप बना लीजिए और हर सेक्शन का हम, जैसे एग्रीकल्चर हमने कर लिया, ठीक है, या फिर आप हमें बताइए, मैं आप लास्ट जब हमारा सम अप करेंगे ये इकोनॉमिक सर्वे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो हमको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ओके, और सर्विसेज सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब का हमको एक पाई चार्ट बना के रखिए जिसमें आप परसेंटेज लिखते चलिए कि इसमें इतना परसेंट चल रहा है, इसमें इतना परसेंट चल रहा है। जिससे क्या होगा कि ये आइडिया कम से कम हमको रहना चाहिए कौन सा सेक्टर कितना परफॉर्म कर रहा है। डिटेल में आप ना भी जाओ तो भी चलेगा भाई कौन सा सेक्टर कितना रख रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या है ना, इतना हमको याद रखना है। देखो फर्स्ट स्टेज हमको यही पता रखना चाहिए कौन सा सेक्टर कितना है, ग्रोथ रेट कितनी है। सेकंड स्टेज के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो वो इसके अंदर की डिटेल पूछ लेंगे, इसके अंदर कौन सा सेक्टर कितना कर रहा है। तो आप परसेंटेज ना याद रखें, जैसे सर्विसेज की आप बात रखें तो एक ऐसे पूरा चार्ट बना लीजिए कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ये सर्विस सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रही है, सेकंड नंबर पे ये कर रही है, तीसरे नंबर पे ये कर रही है। तो उससे क्या होना कि मोटा मोटा आइडिया हमको रहना चाहिए। परसेंटेज सिर्फ आपको इसका याद रखना है, बाकी इसमें हमको ये पता रहना चाहिए कौन ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। इतना अगर आइडिया रहेगा तो हम वी कैन इजिली डील विद क्वेश्चंस इन एग्जाम। ओके, अब फर्स्ट हाफ ऑफ 24, फर्स्ट हाफ ऑफ 25 एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 26 का कंपेरिजन किया गया है। यहाँ पे ये प्री कोविड है, 16 से 20 तक का कंपैरिजन है, 2016 से 20 तक का। तो प्री कोविड में देखो 16.7% था, ठीक है, ये हमारा ट्रेड एंड होटल्स हैं। फिर 22% था हमारी फाइनेंशियल सर्विस और 12.6% था हमारा पब्लिक। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा है? हमारा फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज का। इट इंक्लूड्स आईटी ऑल्सो, ओके, इट इंक्लूड्स आईटी ऑल्सो। सो फाइनेंस, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज हमारी सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे ट्रेड, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्ट रिलेटेड सर्विसेज कर रही है। और पब्लिक, एडमिन और डिफेंस रिलेटेड सर्विस हमारे थर्ड नंबर पे है। ठीक है, ये रेशियो सेम चलता रहेगा। आप देखिए 24 में भी यही चीज है, 25 में भी ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है और ये थर्ड नंबर पे है। और अगेन 26 में ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे और ये थर्ड नंबर पे है। तो ये रेशियो सेम चलने वाला है, बस जो डेटा है वो वेरी कर रहा है और डेटा से हमको कोई खास मतलब नहीं है। हमको सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है, ठीक है ना, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। मूविंग टू नेक्स्ट, पीएमआई इज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इट कैलकुलेट्स द परचेजिंग पावर ऑफ अ कंट्री और परचेजिंग पावर ऑफ ए सर्विसेज पीएमआई एक्सपेंड हायर देन द लॉन्ग रन एवरेज। मींस जो हमारा पीएमआई है सर्विसेज का, वो जो हमारा लॉन्ग रेंज एवरेज था उससे ज्यादा है। और अभी हमारा कितना चल रहा है? 58.9 है, ठीक है। तो ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हमारा कैलकुलेट करता है कि कितना हमारा परचेजिंग कैपेसिटी है। तो ये 58.9 चल रहा है जो एवरेज से काफी अच्छा है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। सो वी कैन मूव फर्दर।
अच्छा, सर्विसेज सेक्टर ड्राइव्स अर्बन एम्प्लॉयमेंट। सर्विसेज सेक्टर से हमारे को जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिलती है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, वो कैसे? देखो, अगर हम देखें तो अगर 10 में से, ठीक है, मैक्सिमम लोग हमारे 30% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इज इन सर्विसेज, तो हमारे 30% जो लोग हैं वो सर्विसेज में है, और बाकी की जो 70% है वो अदर एम्प्लॉयमेंट में है। अदर एम्प्लॉयमेंट में 70%। इस चार्ट को थोड़ा हम समझते हैं। जो हमारे टोटल अर्बन पॉपुलेशन है ना, उसका 60.9%, अराउंड 62% पॉपुलेशन हमारी आईटी सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में है। सॉरी, आईटी नहीं बोलना चाहिए इसको, सर्विसेज सेक्टर में है। तो ऑल ओवर अगर हम स्टडी करें तो ये जो ग्राफ हमको दो बातें बोल रहा है। एक तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन से हम अगर बात करें तो 30% पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा है, और अगर हम अर्बन सिटीज की सिर्फ बात करें तो अर्बन सिटीज में अराउंड 62% पॉपुलेशन को सर्विसेज सपोर्ट कर रही है। ठीक है, फॉर्मल जॉब क्रिएशन देखें, देखो लाइफ ब्लड फॉर सिटीज, ये है हमारा। ठीक है, सर्विसेज कितना है? 51.7% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट एडिशन। जो हमारा ईपीएफओ से डेटा आया उसके अकॉर्डिंग जो 51.7% जो एम्प्लॉयमेंट है वो सर्विसेज से है, और अदर सेक्टर्स ने कितना दिया है? 48.3%। तो अगेन रेशियो इन द फेवर ऑफ सर्विसेज। ओके, सर्विस एक्सपोर्ट एक्सपांड ऑन द बैक ऑफ हाई वैल्यू सॉफ्टवेयर एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। मींस हमारी जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, जो हम सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो दो चीजों पे स्ट्रांगली डिपेंडेंट है। एक तो हाई वैल्यू सॉफ्टवेयर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज, इनकी ग्रोथ सबसे ज्यादा है। देखिए आप, ये जो डेटा है ये 16 से 20 का है, और ये जो डेटा है वो 23 से 25 का है। ठीक है, तो इसके जो हमारा सॉफ्टवेयर सर्विसेज है उसके अंदर हमारी 4.7 से हम चले गए हैं 13.5 पे, वेरी हाई ग्रोथ। ठीक है, बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है। ऐसी ग्रोथ तो हमने इकोनॉमी में किसी भी सेक्टर में नहीं देखने को मिलेगी। प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग अगेन 11.9% से हमारी चले गए 25.9% पे, अगेन वेरी हाई ग्रोथ। तो जो हमारी सर्विसेज सेक्टर है, जो एक्सपोर्ट ग्रोथ हो रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो हमारे सॉफ्टवेयर सर्विसेज पे और प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट काउंसलिंग पे। तो इन दो चीजों के कारण इन दोनों में अराउंड डबल से भी ज्यादा, अराउंड 3 टाइम्स इनमें ग्रोथ हुई है, जिसके कारण हमारी जो एक्सपोर्ट है सर्विसेज का वो काफी अच्छा है। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की, स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि हमारा किस तरह से वर्क कर रहा है। देखो 2016 से 20 का दे रखा है और 2026 का डेटा दे रखा है कंपैरिजन के लिए। पोर्ट कार्गो ट्रैफिक दे रखा है, एयर कार्गो ट्रैफिक दे रखा है, एयर पैसेंजर हैंडलिंग दे रखा है, एंड रेलवे फ्रेट दे रखा है। ये एमटी हमारा मिलियन मेट्रिक टन में करते हैं हम, तो यहाँ पे मेट्रिक टन एक्चुअली में मिलियन मेट्रिक है ना, ये मिलियन टन है। तो अगर हम बात करें 2016 से 20 की, तो हमारा जो, देखो डेटा नहीं याद रखना है, सिर्फ ग्राफ में क्या समझना है। पोर्ट कार्गो ट्रैफिक है हमारा इंक्रीज हुआ है, एयर कार्गो ट्रैफिक हमारा इंक्रीज हुआ है, एयर पैसेंजर हैंडलिंग हमारा इंप्रूव हुआ है, और रेलवे फ्रेट भी हमारा इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? ऑलमोस्ट उसमें 20% इंक्रीमेंट है, सब में 20% का इंक्रीमेंट है, एक्सेप्ट एयर कार्गो ट्रैफिक की। देखो अराउंड 200 था, 200 से 275 पहुंच चुके हैं, 751 था, 1000 पे पहुंच चुके हैं, 400 था उससे 600 पे पहुंच चुके हैं। तो डेटा नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर्स में हम ग्रो कर रहे हैं। ये एज ए थोड़ा रेफरेंस स्टडी के लिए था, बाकी एग्जाम में इतना डिटेल में कोई नहीं पूछने वाला भाई एयर कार्गो ने कितना ग्रोथ किया, ऐसा कोई नहीं पूछता है। ठीक है, तो आप इस चीज को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप देख सकते हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? NSIL। NSIL इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस।
इट्स अ कॉमर्शियल आर्म और इसरो, मीन्स हम जो भी हमारी जो कॉमर्शियल सैटेलाइट से जो लॉन्च करते हैं वो एनएसआईएल के थ्रू करते हैं। उसमें डील जो करता है, जो अमाउंट वगैरह रेवेन्यू की जो डील करता है वो एनएसआईएल करता है, और उसको लॉन्च कौन करता है? इसरो करता है। इट्स अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मीन्स जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी वो एनएसआईएल के थ्रू होगी, इसरो की। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस, हमने एक ये और हमारा जो एरिया है उसमें वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। हमने हमारा स्पेस जो टेक्नोलॉजी है उसका कॉमर्शियलाइजेशन स्टार्ट किया, मीन्स हम हमारी जो इसरो के थ्रू है कॉमर्शियल सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं, जिससे हमारा इसरो रेवेन्यू क्रिएट करता है। कॉमर्शियल लॉन्चेस हैं, एक्सपोर्ट अर्निंग है, एनएसआईएल रेवेन्यू है, सैटेलाइट डेटा सर्विसेज है, ओशन टेक वाया पीपीपी। सर्वे प्रपोजेस टू कैपिटलाइजिंग ऑन अर्थ सिस्टम डेटा प्रोडक्ट्स, मीन्स इतना ज्यादा कोई पूछता है नहीं, देखो कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, बस हमको ये देखना है कि कितने सेक्टर्स में हम काम कर रहे हैं। हमारी मेंस के आंसर राइटिंग में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेंस के आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकता है। आप एक कॉमर्शियल स्पेस पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं वहां पे। कॉमर्शियल लॉन्चेस हो गया, एक्सपोर्ट अर्निंग हो गया, एनएसआईएल रेवेन्यू हो गया, सैटेलाइट डेटा सर्विस हो गया, और ओपन ओशन टेक वाया ट्रिपल पी। अब हम बात करते हैं हमारे टूरिज्म सेक्टर की। ओके, सबसे पहले तो टूरिज्म सेक्टर की बात करने से पहले हम देखते हैं कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है। ऑरेंज इकोनॉमी का उससे हमारा मतलब होता है वह इकोनॉमी जो क्रिएटिविटी, कल्चर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डील करे। मींस जो भी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ड्रामा और टीवी के ऊपर जो भी हमारा डांस वगैरह ये सब जो हम देखते हैं ना, सीरियल्स वगैरह आते हैं, वो सब हमारी ऑरेंज इकोनॉमी का पार्ट है, वो सब हमारे ऑरेंज इकोनॉमी में आते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी डील्स विद क्रिएटिविटी, कल्चर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो सब ऑरेंज इकोनॉमी में है। फिर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या है हमारा? जीसीसी। जीसीसी इज ए ऑफशोर यूनिट सेटअप बाय मल्टीनेशनल कंपनी। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो ऑफशोर हमारा एक सेंटर डेवलप करती है जो डिलीवर हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक सर्विस टू ग्लोबल ऑपरेटर्स। ग्लोबल ऑपरेटर्स को हाई वैल्यू सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो ये हमारा जीसीसी है। अब हम देखते हैं हमारा थोड़ा टूरिज्म सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि टूरिज्म एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सेक्शन है हमारा। तो हम देखते हैं इसके बारे में। टूरिज्म सेक्टर डोमेस्टिक रेजिलियंस विद इमर्जिंग हाई वैल्यू सेगमेंट्स, 17.5% ग्रोथ इन डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट। ओके, सबसे ज्यादा ग्रोथ तो हमारी क्या, डोमेस्टिक टूरिस्ट इतने ज्यादा है। भाई आप वीडियो देखते रहते होंगे, कभी मनाली में जाम लग गया, जहां देखो वहां, कभी जो जैसलमेर में जाम लग गया, जो भी घूमने की जगह वहां तो जाम ही लगे रखते हैं। तो है ना, काफी टूरिस्ट घूम रहे हैं, बिल्कुल आप देखोगे भीड़ है, अता भीड़ है घूमने वालों की। तो 8.9% ग्रोथ इन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स, 8.9% ग्रोथ है। और मोर देन 60% एवरेज होटल ऑक्यूपेंसी, मतलब 60% से ज्यादा। और जो पीक सीजन होता है उसमें तो होटल मिलते ही नहीं है, काफी सारे वीडियो वायरल हो रहे थे, लोग 12-12 बजे तक घूम रहे हैं, रात को होटल ही नहीं मिल रहे। तो अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है हमारी, अराउंड 17%, 17.5% ग्रोथ है हमारी डोमेस्टिक टूरिस्ट में। फिर इसमें सेक्शंस इन्होंने कुछ नोट यहाँ पे पॉइंट आउट करें कि किस किस सेक्टर में हमारी टूरिज्म किस तरह से बढ़ा सकते हैं हम। एक तो मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म हम इंप्रूव कर सकते हैं। प्रपोजेस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेल्स, लॉन्ग डिस्टेंस की मतलब ऐसी जगह पे लोग जाना पसंद कर रहे हैं आजकल ना, जो व्लॉगर्स वगैरह होते हैं वो नई नई प्लेसेस डिस्कवर करके आपको देते हैं कि देखो यहाँ आओ, यहाँ घूमो, वहां तो भीड़ ज्यादा है। क्योंकि मनाली वगैरह ये क्या ना, ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। हम लोगों को चाहिए कुछ ऐसा नेचुरल प्लेसेस जहाँ पे शांति काफी ज्यादा हो। तो आप मेघालय जाइए, है ना, मेघालय बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। फिर एक मरीन टूरिज्म हो गया, जो ब्लू मरीन टूरिज्म है, जिसको हम बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड है। अगर मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म की बात करें तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ कितनी है, 2% ड्यूरिंग 2009 से 24 के बीच में। मीन्स मेडिकल टूरिज्म के लिए 2% हमारी ग्रोथ हुई है 2009 से 24 के बीच में। फॉर एनहांसिंग लाइवलीहुड थ्रू रिमोट लोकेशन टूरिज्म, रिमोट लोकेशन का टूरिज्म हम करेंगे तो जो ऐसे रूरल डेवलपमेंट बैकवर्ड एरिया है वहां की जो इकोनॉमी उसको सपोर्ट मिलेगा। मरीन डेवलपमेंट पॉलिसी, हाई वैल्यू कोस्टल टूरिज्म, कोस्टल जॉब्स एंड इनकम, पोर्ट रिवाइटलाइजेशन। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके कारण क्या है ना कि मरीन टूरिज्म को भी बेनिफिट मिलता है। जैसे हम जो हमारा मरीन डेवलपमेंट पॉलिसी है, मरीन डेवलपमेंट पॉलिसी लेके आएंगे, हाई वैल्यू कोस्टल टूरिज्म डेवलप करेंगे, वहां पे कोस्टल जॉब्स क्रिएट करेंगे। अगर ये सब होगा तो ऑब्वियसली बात है कोस्टल जॉब क्रिएट होंगे, वहां की लोकल इकोनॉमी इंप्रूव होगी। ठीक है, अब बात करते हैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जो हमारी ऑरेंज इकोनॉमी से रिलेटेड है।
यही है हमारी ऑरेंज इकोनॉमी। कपिल शर्मा का शो देखते हैं हम नेटफ्लिक्स पे, इट इज अ पार्ट ऑफ और ऑरेंज इकोनॉमी। तो सेक्टर साइज की बात करते हैं, कितना है, 2.5 ट्रिलियन है, हमारे किसी काम का नहीं ये डेटा, बस आप एक रेफरेंस के लिए देख लीजिए कि काफी बड़ा सेक्टर हो चुका है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। 2.5 ट्रिलियन काफी अच्छा अमाउंट होता है, ठीक है। डिजिटल मीडिया की ग्रोथ इंजन है हमारा। डिजिटल मीडिया जो है, जो हमारी, क्योंकि देखो पॉपुलेशन ही 1.4 बिलियन हो गई है, ठीक है, 140 करोड़ हम हो चुके हैं। तो 140 करोड़ लोगों के पास में मोबाइल है, आप उनके पास में नेटवर्क कनेक्टिविटी है, तो डिजिटल मीडिया ग्रोथ करना ही करना है, ठीक है। तो वो ड्राइविंग फैक्टर है डिजिटल मीडिया ग्रोथ करने के पीछे। फिर रेवेन्यू फ्रॉम गेमिंग, भाई 140 करोड़ में से आप मान लीजिए 80% पॉपुलेशन तो हमारी अराउंड 20 से 30 के बीच में है। और आजकल हम आउटडोर गेम तो खेलना बंद कर दिए, इंडोर गेम ज्यादा खेलते हैं, क्योंकि वो मोबाइल में बैठे बैठे खेलना पड़ता है, शरीर को कौन दुख दे। तो वो काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। फिर हमारी लाइव एंटरटेनमेंट ऑरेंज इकोनॉमी से रिलेटेड है, उसमें टूरिज्म और अर्बन सर्विसेज हमारी मेन पार्ट है। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से, बट हमको इतना पता रहना चाहिए कि ये सेक्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि अच्छी खासी इनकम अब जनरेट करके दे रहा है ये गवर्नमेंट को। रियल एस्टेट एंड हाउसिंग सर्विसेज हम देखते हैं, ए सस्टेन्ड अप साइकिल, कितना ग्रोथ है हमारा, 81.6 से 101.3, अच्छी खासी ग्रोथ करी है हमारी। भाई तब हाउसिंग सेक्टर तो देखो कभी, है ना, जमीन का भाव कभी कम होता है क्या, जमीन में पैसा लगाओ और भूल जाओ आप, ऐसे ही आपके लिए फिर जमीन ही काम करती है, आप काम मत करो ना करो। देख सकते हैं हम गुड़गांव वगैरह में क्या कंडीशन है हमारी, जमीन के भाव आसमान को टच कर रहे हैं, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा वगैरह में। तो रियल एस्टेट इज डूइंग वेरी वेल, ओके। ज्यादा फोकस गवर्नमेंट ने भी किया नहीं है भाई, ये ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ जीसीसी जो डेवलपमेंट्स हैं, इट्स 1.2x ग्रोथ, 1430 थे उससे 1700 पे पहुंच गए हैं, डूइंग वेरी वेल। एंड एआई जनरेटेड जो हमारे एआई स्टार्टअप्स है उसमें इंडिया काफी अच्छा कर रहा है, अराउंड 890 स्टार्टअप्स हमने डेवलप करे। इंडियाज टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम इज थर्ड इन द वर्ल्ड, ओके, थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये डेटा हमको ध्यान रखना है कि इंडिया इज ऑन थर्ड लार्जेस्ट इन एआई स्टार्टअप्स। जहां पे इंडिया अच्छा परफॉर्म करे ना, 1 2 3 में आ जाए, जहां टॉप पे आ जाए या 2 3 पे आ जाए, तो वो तो हमको ध्यान रखना ही रखना है। कहीं ना भी याद आए तो आप मेंस के आंसर राइटिंग में इस चीज को कहीं भी चिपका के आ सकते हो, ठीक है। मींस आपको जो मेंस के आंसर राइटिंग होगी ना, उसमें ये जो डेटा है हमारा और ये जो डिटेल्स वगैरह है, डेटा आपको नहीं भी याद रहे तो आपको इतना पता हो कि इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, तो आप एज ए डायरेक्ट लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 225-26 ऐसा ऐसा हमारी कंडीशन है। तो वो एक अच्छा इंप्रेशन होता है हमारे आंसर राइटिंग में। तो ये चीजें हमेशा आंसर राइटिंग में इंक्लूड करें आप, बहुत फायदेमंद रहती है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करके देती है। तो अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा है, हमने इसमें सर्विसेज के बारे में डिटेल में देखा है। सर्विसेज का हमारा ये चैप्टर था। सर्विसेज में हमने इसमें सेक्टर ग्रोथ देखी है, ठीक है। हमारा एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, ये होटल ट्रेड हो गई, और एक हमारा कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पब्लिक सर्विस और एडमिन, पब्लिक सर्विस और एडमिन वाला, जिसमें से सबसे ज्यादा ग्रोथ किसने करी है हमारी, सबसे ज्यादा ग्रोथ इसकी है, सेकंड नंबर पे होटल्स है और तीसरे नंबर पे ये है। ये हमको डिटेल में ध्यान रखना है सर्विसेज सेक्टर का। उसके बाद में जो सर्विसेज की ऑलमोस्ट ग्रोथ रेट है वो कितनी है, 7% से ज्यादा है, 7% से ज्यादा हमारी ग्रोथ रेट है सर्विसेज की। ये अगर हम इसको बात करें अर्बन सेक्टर में, तो अर्बन सेक्टर में अराउंड 62% लोगों को जॉब दे रहा है, और टोटल अगर हम बात करें तो इंडिया के 30% पॉपुलेशन इज वर्किंग इन द सर्विसेज सेक्टर। काफी बड़े चंक ऑफ पॉपुलेशन को सर्विसेज सेक्टर हमारी जॉब दे रही है। फिर हमने बात करी है कि जो हमारी एक्सपोर्ट है सर्विसेज सेक्टर, एक्सपोर्ट दो चीजों के कारण हो रहा है, एक तो हाई वैल्यू सॉफ्टवेयर के कारण, और दूसरा है हमारा प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज के कारण। ये दोनों चीजें हमारी बूस्ट दे रही है सर्विसेज के एक्सपोर्ट को। फिर हमने ट्रांसपोर्ट सर्विस देखा, जिसमें ऑलमोस्ट हर तरह के कार्गो जो हमारा है उसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, चाहे वो पोर्ट कार्गो ट्रैफिक हो, एयर कार्गो ट्रैफिक हो, एयर पैसेंजर हैंडलिंग हो, या रेलवे फ्रेट मैनेजमेंट हो। इवन रेलवे के लिए तो फ्रेट मैनेजमेंट कॉरिडोर अलग से बनाए हुए हैं। फिर हमने उसके बाद में देखा कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस, उसमें हमने 5 तरह के उसके सेक्शंस देखे, कॉमर्शियल लॉन्चेस देखे, एक्सपोर्ट अर्निंग देखी,
NSIL रेवेन्यू देखा, सैटेलाइट डेटा सर्विस देखा और ओशियन टेक वाया पीपी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो किस तरह से ग्रोथ कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट ने 17.5% की ग्रोथ रेट से ग्रोथ किया है और इंटरनेशनल टूरिज्म है वो 8.9% की रेट से ग्रोथ कर रहा है। हम मेडिकल टूरिज्म लेकर बढ़ाना चाहते हैं, हम जो काफी रिमोट लोकेशंस का टूरिज्म है वो बढ़ाना चाहते हैं, हम हमारी मरीन इकोनॉमी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। उसके बाद हमने देखा मीडिया और एंटरटेनमेंट, किस तरह से मीडिया एक बड़ा पार्ट ऑफ रेवेन्यू डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। अराउंड 2.5 ट्रिलियन की ये रेवेन्यू जनरेट करके दिया है इसने 2024 के अंदर, और डिजिटल मीडिया काफी अच्छी ग्रोथ रेट है उसकी भी। तो ये मोटा मोटा हमारी डिटेल्स थी इस चैप्टर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।